कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। हमने कहा था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फर्दर हीट करने से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। वजह क्या है? इसके अलावा जब हम हीट करते हैं तो वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं दो फैक्टर पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और एक्सटर्नल प्रेशर पे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट फिर ज्यादा होगा। हमने कहा था कि सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मरी हिल पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, मरी हिल पे 0.921 होता है और माउंट एवरेस्ट में 0.425 होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, वो हमने पढ़ लिया था। अब बॉइलिंग पॉइंट की दो एप्लीकेशंस हैं, एक प्रेशर कुकर और दूसरा है वैक्यूम डिस्टिलेशन। याद रहे, अगर आपने सुना होगा कि जब कोई भी चीज जल्दी पकानी होती है तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में ऐसा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है, अब हवा का प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लेकिन जो चीज प्रेशर कुकर में पकाई जाती है उसके लिए हवा का प्रेशर कम हो या हवा का प्रेशर ज्यादा हो कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर अपना प्रेशर डेवलप होता है, उस आर्टिफिशियल प्रेशर की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अगर आपने देखा हो कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसके ऊपर से वो वेट हटा दी जाती है तो उसमें से प्रेशर से जितने प्रेशर से गैस ऊपर जा रही होती है उतना प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर होता है, तो वो प्रेशर हवा के प्रेशर से ज्यादा है ना, ज्यादा है। जब हवा के प्रेशर से यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, नाउ दिस आर्टिफिशियल प्रेशर बिहेव्स एज एन एक्सटर्नल प्रेशर। ये वाला प्रेशर जो है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर की तरह बिहेव करेगा। अब ये प्रेशर हो गया फॉर एग्जाम्पल 2 एटमॉस्फेयर, कितना हुआ 2 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर तो हवा का प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेयर कुकर के अंदर का प्रेशर है। अब पानी बॉइल तब होगा कि जब इसका वेपर प्रेशर कितना हो 2 एटमॉस्फेयर। हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 और 100 पे वेपर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर 760। जब 1 एटमॉस्फेयर 100 पे है तो 2 एटमॉस्फेयर 100 से ज्यादा क्यों होगा? हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताएं, अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज जल्दी पकेगी या 130 पे 130 पे। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उतनी ज्यादा हीट होती है, जितनी ज्यादा हीट होती है उतना जल्दी कुकिंग हो जाती है। तो याद रहे, अगर आपको कोई कहे प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन कैसे है, तो आपने कहना है प्रेशर कुकर के अंदर हम एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप करते हैं, वो प्रेशर हवा के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी ज्यादा हो गया। जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो कुकिंग टाइम कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट और कुकिंग टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशन है? एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस कुकिंग टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ प्रेशर में आर्टिफिशियल प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कुकिंग टाइम कम होता है। तो प्रेशर कुकर इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। हम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज। अब ये इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर की एप्लीकेशन और ये है डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए,
याद रहे, अगर हवा का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हवा का प्रेशर हाफ कर दें 0.5 एटमॉस्फेयर तो पानी बॉइल किस पे होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इस प्रेशर पे हम कोई चीज जल्दी पका सकेंगे, इस प्रेशर पे क्यों? क्योंकि 1 वाले पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, टेम्परेचर ज्यादा होगा कुकिंग जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कुकिंग जल्दी नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। पहली बात आती है कि डिस्टिलेशन कहते किसे हैं, व्हाट इज डिस्टिलेशन। याद रहे, अगर मैं एक कंटेनर में इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दूं, इथाइल अल्कोहल क्या है C2H5OH, ये क्या है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे कोई पूछे मैंने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस लेंगे डिस्टिलेशन। हम इन कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं किसकी बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन, वैक्यूम नहीं सिर्फ डिस्टिलेशन। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें कंपोनेंट्स को, किसके कंपोनेंट को, मिक्सचर के सेपरेट किया जाता है किसकी बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की बेस पे। इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना फर्क है 22 का। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस कम होगा तो सेपरेट नहीं कर सकेंगे। ये डिफरेंस कम से कम 10 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 डिग्री है, वी कैन सेपरेट बाय डिस्टिलेशन। लेकिन अगर डिफरेंस 5 डिग्री आ रहा है, वी कैन नॉट सेपरेट। कम से कम 10 डिग्री होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो। सही शुरू होगा। Check a component means the difference of boiling point at least 10 degree. Agar for distillation separate for issue for Chinkala that 10 degree na kamshi that cannot be separated by distillation. What is distillation? The our process is chikam ke mun the component separate kab. Pakam basis bande boiling point difference basis bande. अब होगा क्या, मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूं तो पहले इन दोनों को इतना गर्म करूंगा कि ये दोनों हो जाए वेपर में कन्वर्ट। क्या हो जाए वेपर में कन्वर्ट। मैंने इसको हीट किया फॉर एग्जांपल 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना ज्यादा टेंपरेचर देखिए, ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया और अल्कोहल का भी आ गया, दोनों का। हम इतना हीट करेंगे जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा हीट करेंगे। जब हीट कर दिया तो दोनों कंपोनेंट आएंगे किस स्टेट में, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में। उन वेपर्स को पास किया जाता है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की प्रॉपर्टी ये है, नीचे से जाते हैं ऊपर तो टेम्परेचर होता है कम, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पर टेम्परेचर कम होगा, यहां पर बहुत कम होगा एंड सो। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे टेम्परेचर दिया था 110 और यहां पर टेम्परेचर हमने कर दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया 90। अब सुने, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन अल्कोहल गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड इथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो कौन सेपरेट हो जाएगा, यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट होके अलग हो जाएगा कौन, वाटर। कौन अलग हो गया, वाटर। अब वाटर जब अलग हो गया तो क्या रह गया, अल्कोहल। ऊपर हमने टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही अल्कोहल के वेपर्स ऊपर आते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होगी क्या, इथाइल अल्कोहल। तो हमने क्या किया, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, किसकी बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ज्यादा सही बोले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
आपने सुना होगा 10th क्लास में कि हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। पेट्रोलियम में 8 फ्रैक्शन होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं किस प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब अगर ऐसा हो कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल है, कितना? 1 एटमॉस्फेयर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100, और अल्कोहल का कितना होगा? 78। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को नॉर्मल से कम कर दूं, हवा को निकाल दिया, प्रेशर कम हो गया, तो जब प्रेशर कम हो जाए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम रख के डिस्टिलेशन करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन। When the process of distillation is carried under reduced pressure, that distillation will be called as vacuum distillation. ठीक है? अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर के बजाय प्रेशर को कम कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस वाले डिस्टिलेशन को क्या बोलेंगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन। समझ आ गई? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लाइसरीन। क्या नाम? नाम सुना होगा? ग्लाइसरीन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पाँव पे लगाने के लिए, हाथों पे लगाने के लिए। ठीक है? क्या होता है? ग्रीस नहीं है, ऑयल अच्छा सुनिए यहाँ पे गैसोलीना ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन में क्या होता है? CH2 CH CH2 OH OH OH, ये ग्लाइसरीन है। नॉर्मल ये क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 290 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मिक्सचर में ग्लाइसरीन है और हम ग्लाइसरीन को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम उस मिक्सचर को 290 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर तब जाके डिस्टिलेशन हो जाएगी। एक मसला है, ग्लाइसरीन 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल भी होता है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम ग्लाइसरीन को 290 पे बॉइल तो कर लेते हैं, बट एट द सेम टेम्परेचर ग्लाइसरीन अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब मसला है, हमने तो सिर्फ सेपरेट करना है, हमने तो डिकम्पोज नहीं करना। अब हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जब कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो डिस्टिलेशन होगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी। सो दिस इज यूज्ड या सम कंपाउंड डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से डिस्टिलेशन को की जाती है रिड्यूस प्रेशर से, और जब रिड्यूस प्रेशर पे डिस्टिलेशन हो उसको क्या कहते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। देखिए ना, हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं किसको? डिकम्पोजिशन से ग्लाइसरीन को, तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। कितना कर दिया? 50 मिलीमीटर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 50 मिलीमीटर हो जाता है तो ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 210 हो जाता है। कितना? 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना रखा, बॉइल किस पे होगा? अब 210 पे बॉइल भी होगा, सेपरेट भी होगा, लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूम डिस्टिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम कुछ कंपाउंड की डिकम्पोजिशन को से बचा सकते हैं। मतलब टू प्रिवेंट, कहा गया, प्रिवेंशन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम डिकम्पोजिशन। दूसरा, 290 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचाने के लिए हमें फ्यूल ज्यादा चाहिए, हीट ज्यादा देंगे। मतलब अगर 210 पे लाते हैं तो हमें हीट कम चाहिए, मतलब फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। 290 पे अगर टेम्परेचर पहुंचाते तो टाइम ज्यादा लगेगा, 210 पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। इसका मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये टाइम ऑफ डिस्टिलेशन कम करता है, यूज ऑफ फ्यूल को कम करता है, और प्रिवेंट करता है कंपाउंड की डिकम्पोजिशन। समझ आ गई? ये है वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। सुनिए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है कि जब भी किसी कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं तो वो लिक्विड की सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट हमें नजर नहीं आती, वो हमें ऐसे कनकेव शेप में नजर आती है। अब ये कनकेव शेप क्यों है?
याद रहे, जो मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं उसके राइट पे लेफ्ट पे मॉलिक्यूल होते हैं। ये मॉलिक्यूल को बाहर ट्रैक करता है, वो मॉलिक्यूल को बाहर ट्रैक करता है, नेट फोर्स 0। ये ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स 0। इधर होगा नेट फोर्स 0, इधर होगा नेट फोर्स 0। तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर है उन पे हर तरफ से अट्रैक्शन होती है, नेट फोर्स 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल के राइट पे मॉलिक्यूल और लेफ्ट पे मॉलिक्यूल होता है। इन दोनों की फोर्स कैंसिल हो गई। इसके नीचे मॉलिक्यूल होता है लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। तो जब ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगी? नहीं। अब इन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है इन पे इनवर्ड पुल होती है, एक खिंचाव होता है। इस खिंचाव की वजह से ये वाली जो लेयर कहां जाती है? नीचे आ जाती है। ये जो इनवर्ड पुल है इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। हमारे पास किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब देखें ये कॉर्नर वाला मॉलिक्यूल ऊपर क्यों है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे एडहेसिव फोर्स भी है, इस मॉलिक्यूल पे एडहेसिव फोर्स भी है। तो कॉर्नर वाले ऊपर, दरमियान वाले नीचे आ जाएंगे। अगर आप ऐसे एग्जांपल लें कि इस दीवार पे हम लगा देते हैं रबर और वहां पर भी रबर लगा दी, साइड पे अटैच है, दरमियान से नीचे कर देते हैं, तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी जिस तरह यहाँ पे सरफेस। ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस है और दरमियान में कोहेसिव। अगर आपको कोई कहे ये लिक्विड कनकेव भी क्यों बनाता है, कन्वेक्स क्यों नहीं बनाता, तो आपने कहना है ये इनवर्ड पुल दरमियान में है, साइडों पे कौन सी फोर्स है? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इस वजह से हमें सरफेस ऐसे नजर आती है, कनकेव नजर आती है। ठीक है, अब पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, छोटा सी हमने लेंथ ली छोटी सी, 1 मिलीमीटर पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, सो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स जितनी अप्लाई हो रही है पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लिक्विड सरफेस, तो जितनी यूनिट लेंथ सरफेस पे इनवर्ड पुल अप्लाई हो रही है उस फोर्स को कहा जाता है सरफेस टेंशन। डेफिनेशन में आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। सही वाली डेफिनेशन क्या है? सुने, ये नीचे क्यों हुआ है? इनवर्ड पुल की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको करता हूं मैं क्या? हीट। क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। हीट एनर्जी वहां जाएगी तो मॉलिक्यूल की मोशन ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, सरफेस ऐसे से सीधा हो जाएगी, ऐसे जो सरफेस थी ना वो सीधा हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस तरह की सरफेस को वापस सीधा लाते हैं, इसके लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोला जाता है क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to expand the surface of a liquid by a unit area। फोर्स की बात करेंगे तो पर यूनिट लेंथ देखेंगे, एनर्जी की बात करेंगे तो पर यूनिट एरिया देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। दोनों की बात है। ठीक है, so the amount of energy required to expand the surface of a liquid by a unit area। समझ आ गई डेफिनेशन? चिकम जैसे सरफेस भी करा मुंह वाला हीट वर्क हो चिदा वापस सीधा सीधा सीधे पास में एनर्जी पकड़ ले आ एनर्जी का सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to expand the surface of a liquid by a unit area। क्लियर? यस सर। अब यूनिट 2 आ गए, न्यूटन पर मीटर एंड जूल पर मीटर स्क्वायर। तो याद रहे कि इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर भी है और जूल पर मीटर स्क्वायर भी है।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सरफेस टेंशन की कितने यूनिट है, तो 2 यूनिट है, एक न्यूटन पर मीटर है, दूसरा जॉल पर मीटर स्क्वायर है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की तरफ। सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर, पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा टेम्परेचर। अगर इनवर्ड पुल ज्यादा है तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा कनकेव हो जाएगा। तो जब ज्यादा कनकेव होगा तो उसके लिए एनर्जी भी हमें ज्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन। वी हैव एथर, वी हैव वाटर। एथर में है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्ड। कहां सरफेस टेंशन ज्यादा होगी? वाटर में। एथर में सरफेस टेंशन कम होगी। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर हम ज्यादा करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इनवर्ड पुल कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का इनवर्स रिलेशन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सरफेस टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन इंक्रीजेस एज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस, एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। नीचे सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है, याद रहे कि सरफेस टेंशन की वजह से अगर हम देखें तो लिक्विड की सरफेस हो जाती है ऐसे, और जब ऐसे हो जाती है ये मेम्ब्रेन सी बना देती है। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और करीब करीब आने की वजह से एक मेम्ब्रेन की तरह बना देते हैं। आपने देखा होगा कि स्टैग्नेंट वाटर पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज, वो वॉक कर रहे होते हैं, वो डूबते नहीं है। तो इंसेक्ट जो है दैट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये क्यों सरफेस पे खड़े होते हैं? ये सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे व्हाई इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से मेम्ब्रेन सी बन जाती है, उस मेम्ब्रेन की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेसेस नहीं होते, और जब स्पेसेस नहीं होते तो इंसेक्ट उसके ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके अलावा जब भी बारिश का पानी नीचे गिरता है तो कभी भी ऐसे ब्लॉक की फॉर्म में नहीं गिरता, वो ऐसे गोल होके गिरता है। Why the raindrop or water droplet is spherical in nature due to surface tension? वजह क्या है? हम एज्यूम करते हैं कि पानी का ड्रॉप गिर रहा है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन वो शेप उसकी चेंज हो जाती है। जब ऐसे पानी गिर रहा होता है ना, जमीन पे नीचे आ रहा होता है, तो हवा की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है। अब रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सरफेस के मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करें? अट्रैक्ट। ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे होते हैं। जब करीब करीब आते हैं तो तब तक आते हैं जब तक कि वो स्फेरिकल शेप अटेन नहीं कर लेते। तो याद रहे, व्हाई वाटर ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल इन नेचर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये इसलिए स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करता है ताकि सरफेस एरिया इसका कम हो जाए। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हवा की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। ताकि हवा की रेजिस्टेंस को कम किया जाए तो वाटर ड्रॉपलेट गोल होके गिरता है और उसमें रेजिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है। सो why insect walk on the surface of water due to surface tension, and why droplet is spherical due to surface tension, ठीक है। अब याद रहे, जितने भी लिक्विड हैं उनकी जो सरफेस की शेप है वो कनकेव होती है, लेकिन जितने भी लिक्विड मेटल हैं वो कन्वेक्स होती है। आपने मरकरी देखा है ना, मरकरी को जब देखें तो ऐसे ऊपर से गोल नजर आता है। वो गोल क्यों आता है? क्योंकि मरकरी इज अ मेटल और मेटल में एडहेसिव फोर्सेस नहीं होती। ये क्यों कनकेव हुआ? एडहेसिव फोर्स की वजह से। मैंने कहा जितने भी लिक्विड है उनकी सरफेस कनकेव होती है सरफेस टेंशन की वजह से, लेकिन
मेटल अगर लिक्विड में चला जाता है तो उसकी सरफेस कन्वेक्स होती है, कनकेव नहीं होती है। व्हाई? क्योंकि सरफेस टेंशन उसमें एडहेसिव फोर्सेस नहीं। सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा किसमें होगी? लिक्विड मेटल्स में, क्योंकि लिक्विड मेटल में मेटालिक बॉन्ड है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्पररी अट्रैक्शन है, मेटालिक बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड है। समझ आ गई? ठीक है। अगर आपको कोई कहे सरफेस टेंशन किस में ज्यादा, वाटर में या मरकरी में? मरकरी में। मरकरी में क्यों ज्यादा? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है। अब आते हैं डिटर्जेंट की तरफ। याद रहे, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो वाटर की सरफेस टेंशन को कम करता है उसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं या डिटर्जेंट्स कहते हैं। हम घरों में डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं ना कपड़े धोने के लिए, सर्फ इस्तेमाल करते हैं। उसको सर्फ क्यों बोलते हैं? सर्फेक्टेंट से निकला है। उसको डिटर्जेंट्स क्यों बोलते हैं? हर वो चीज जो पानी के सरफेस टेंशन को कम करे उस चीज को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट्स। देखें ना, सिर्फ पानी को कपड़े के ऊपर डाल दें और फिर जो सर्फ वाला पानी होता है उसको डाल दें, या उसको सिंपली चेक करें, सिंपल पानी में हाथ डाल के देखें और सर्फ वाले पानी में हाथ डाल के देखें तो सर्फ वाला पानी चिपकता है, स्टिकी होता है। क्यों? उसमें कोहेसिव फोर्सेस कम, एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती है। ठीक है। सिंपल पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, कोहेसिव ज्यादा होती है। ठीक है। तो वो केमिकल कंपाउंड जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाए पानी की, उसको डिटर्जेंट कहते हैं या सर्फेक्टेंट कहते हैं। सर्फ से भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। और इसके अलावा कुछ और कंपाउंड भी हैं। पानी में अल्कोहल डाल दें या पानी में कोलेस्ट्रॉल डाल दें, दोनों एज अ डिटर्जेंट बिहेव कर सकते हैं। दोनों की वजह से सरफेस टेंशन कम हो सकती है। अक्सर एमसीक्यू में आता है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैन बी डिक्रीज बाय ethanol and cholesterol and both can behave as a detergent or surfactant। तो हर वो चीज जो सरफेस टेंशन को कम कर दे ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट। क्लियर हो गया? बुक में तो ये नहीं है, बात देख लेते हैं। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए 3 तरीके हैं, नाम याद रखें, बाकी जरूरत नहीं है। टॉर्शन मेथड, कैपिलरी मेथड, ड्रॉप मेथड। टॉर्शन मेथड से मालूम किया जाता है क्या? सरफेस टेंशन। कैपिलरी मेथड से भी मालूम किया जाता है, ड्रॉप मेथड से भी मालूम करते हैं। ड्रॉप मेथड का एक और नाम क्या है? स्टालग्मोमेट्रिक मेथड। और स्टालग्मोमेट्रिक मेथड मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पहले नाम याद रखें। टॉर्शन मेथड, कैपिलरी मेथड, ड्रॉप मेथड को क्या बोलते हैं? स्टालग्मोमेट्रिक मेथड। अब स्टालग्मोमीटर ऐसे होता है, इसमें क्या होता है? दरमियान में गोल ग्लास, इसको बल्ब कहते हैं। बल्ब किसी कहते हैं? जैसे राउंड शेप को बल्ब कहते हैं। ठीक है, राउंड शेप को बल्ब कहते हैं। ये बल्ब हो गया, एक मान x और दूसरा मान y। पहले इसको भर दिया जाता है किससे? पानी से। पानी से भरने के बाद यहां तक हमने भर दिया, ये भरा हुआ क्या? पानी। अब इसके ऊपर थंब रखा हुआ है, जैसे थंब हटाते हैं तो नीचे से ड्रॉप वाइज गिरता है। जब ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा तो हम देखेंगे पानी यहां से कम होते होते यहां आता है, तो कितने ड्रॉप्स गिरते हैं? तो उसको NW बोलेंगे। व्हाट इज NW? नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो वाटर के ड्रॉप्स होंगे। फिर इसको साफ करके अगर हमने ग्लाइसिन का मालूम करना है तो ग्लाइसिन से भर देना है। फिर थंब हटाया, ड्रॉप नीचे गिरेगा। जैसे ड्रॉप नीचे गिरेगा तो हम वो NL मालूम कर लेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके ड्रॉप्स, इसके ड्रॉप, मतलब क्या हुआ? स्टालग्मोमेट्रिक मेथड में हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद फार्मूला में पुट करते हैं। ये फार्मूला है, ये जो साइन है ये सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड to the surface tension of water is equal to density of liquid multiplied by number of drops of water divided by density of water multiplied by number of drops of liquid। इस फार्मूला से हम सरफेस टेंशन मालूम करते हैं किसकी? किसी भी लिक्विड। एक और बात याद रखें,
जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज्यादा हो उस लिक्विड के नंबर और ड्रॉप्स नहीं देख सकते। सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो नंबर और ड्रॉप्स कम होते हैं। ठीक है, और अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो साइज ऑफ ड्रॉप ज्यादा है। साइज ऑफ ड्रॉप देखें, अगर हम एक ट्यूब में से पानी को गिरा दें तो पानी के बड़े बड़े ड्रॉप गिरेंगे, लेकिन अगर उसी ट्यूब में से हनी को गिरा दें तो हनी के बड़े बड़े ड्रॉप गिरेंगे। मतलब क्या है, हनी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, वाटर की सरफेस टेंशन कम है। तो जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा हो उसके नंबर और ड्रॉप्स कम होंगे, लेकिन साइज ऑफ ड्रॉप बड़ा होगा। समझ आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन।